हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस। आज हम बाल मनोविज्ञान का सेशन 4 करेंगे, जिसमें मैं सीटेट 2019 जुलाई का पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगी, जो आपके लिए आने वाले सीटेट के लिए लाभदायक होगा। तो प्लीज़ ये सेशन ज़रूर देखें। एंड जिन्होंने अभी तक सेशन 1, 2 एंड 3 बाल मनोविज्ञान का नहीं देखा है, तो वो भी प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उससे जाके सेशन 1, 2 एंड 3 देख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक करें एंड ये वाला सेशन ज़रूर देखें। एंड अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वीडियोस उनकी आपको जानकारी मिल सकेगी। एंड हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। थर्ड, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्व नियंत्रण के द्वारा एक विषय तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे वैसे वह दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये आपका सही उत्तर होगा। दंड पुरस्कार कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों का ये भी दूसरे का सिद्धांत है, दूसरे बाल मनोवैज्ञानिक का। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शंस देखते हैं, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, अपरिकृषित स्थूल चालक विकास, परिकृषित सूक्ष्म चालक विकास या परिकृषित सूक्ष्म चालक विकास, अपरिकृषित स्थूल चालक विकास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अपरिकृषित चालक विकास से परिकृषित चालक विकास। तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। वह अवधि जो व्यासकता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि संक्रमण की पहल कौन करती है? किशोरावस्था। कौन करती है? व्यासकता, एडोलेसेंस होता है। तो अब व्यासकता के संक्रमण की पहल कौन करता है? किशोरावस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 1। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए भी ज़रूरी है, चोरी भी नहीं करनी चाहिए, और वो दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। उसको ये भी पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस देखते हैं, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो कोलबर्ग का क्या है आपका? इसमें आपको देखिए पहले बता रहा है कि आपको उसने अगर उसकी दवाई भी इम्पोर्टेंट और चोरी करने का उसको परिणाम भी पता है कि क्या होगा, तो कौन सा हो जाएगा? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले व्यवस्थी क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, अहं केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रात वार्ता या समस्यात्मक वार्ता। तो जो बच्चे स्वयं अपने आप से बात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कौन सा हो जाएगा? आप अपने आप से बात करते हो तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं
घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? आप अगर घरेलू सामग्रियाँ, खिलौने या पहनावे की वस्तु एक्सेट्रा लिंग के साथ संबंधित करते हैं कि हाँ इसको ये चाहिए, ये लड़का है तो इसको ये होना चाहिए, ये लड़की तो इसको कम मिलना चाहिए, तो ये आपका क्या विकसित करता है? ऑप्शन देखते क्या प्रदर्शित करता है? तो विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत या जेंडर प्रासंगिकता। तो इसमें क्या होगा? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, और हर सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिंग पे बेस्ड होते हैं, जेंडर पे रिलेट होते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता। आपकी सोच कितनी पुरानी है ये आपको दिखाता है कि भेदभाव हो रहा है, तो आप भेदभाव आपकी सोच में भरा हुआ है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या उन्हें शामिल करके उन्हें संचय कराना चाहिए। तो आप शिक्षक हैं, आपको कक्षा में एक बच्ची आपके साथ अपने अनुभव शेयर कर रही है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है, तो आप उसको एकदम अस्वीकार कर दोगे? नहीं। उसकी उपेक्षा करोगे? नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। नकारात्मक उत्तर कभी हो ही नहीं सकता बालक से रिलेट। उस पर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षक का काम है सब पे ध्यान देना, तो ये उत्तर भी गलत। तो उन्हें जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अनुभव हैं, उसको शामिल करके आप उसका संचय करना चाहिए। संचय करेंगे, उसको रिलेट करेंगे दूसरे से, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन देखते हैं, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विषय संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो आपको ये खुद ही पता होगा क्या उत्तर हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, आप ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करेगा, भेदभाव करेगा? नहीं। वह विशेष संस्कृति एक समुदाय के बीच को बढ़ावा देगा? वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं की अनदेखी करेगा? ये भी गलत हो जाएगा, वो देखेगा। तो यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करेगी एवं महत्व देगी। वो सबकी सम्मान करती है एवं महत्व देती है, ठीक है, सबको। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला एकीकृत शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा पृथक्करण, या चौथा मुख्य धारण शिक्षण। तो इसमें आपको मैं बता दूँ, राइट टू एजुकेशन RTE 2009 के तहत हमारा किसकी शिक्षा पर वकालत करता है? समावेशी शिक्षा पे। किसकी शिक्षा पे? समावेशी शिक्षा पे, ठीक है। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन देखते हैं। समावेशी शिक्षा, दूसरा मुख्य धारा शिक्षा, तीसरा विशेष शिक्षा, या चौथा बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसके बीच है? एक समान बच्चा और एक असामान्य बच्चा, दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार किसमें प्राप्त होता है? समावेशी शिक्षा में। किसमें प्राप्त होता है? समावेशी शिक्षा में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? मतलब कि बच्चा है और स्तंभ का में और खा में उसकी विशेषताएं हैं, तो हमें मैच करना है कि किसकी विशेषता किससे मिलान हो रही है। प्रतिभाशाली बालक का किससे होगा? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, या शीघ्रता एवं स्वतंत्रता रूप से सीखने की योग्यता है।
तो बताइए प्रतिभाशाली बालक क्या होता है? शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं सेकेंड वाला, अधिगम अशक्तता। तो डी ऑप्शन तो हमारा कंफर्म हो गया कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी विशेषता शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। अब अधिगम अशक्तता वाला बालक कैसा होता है? तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है कि तो आपका मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है कि आसानी से विचलित होने की आदत है। तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है जो अधिगम अशक्तता होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तब आप ऑप्शंस देखिए तो एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में पहले का डी हो गया, दूसरे का ए हो गया, और कोई में देखिए डी 3 में था लेकिन सी नहीं है दूसरे का, न सी दूसरे का है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगर आप दो और पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो तब भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और सृजनात्मकता का कौन सा हो जाएगा? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है या आसानी से विचलित होने की आदत होती। तो सृजनात्मक बालक कैसा होता है? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। ठीक है, और अवधान कमी आवश्यकता व्यक्तिक्रम होता है, आसानी से विचलित होने की आदत। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ठीक है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे शाम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं या विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों से सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। तो आप एक बच्चे के रूप में सोचें तो बच्चा सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखता है? जब वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में खुद भाग लेता है, खुद पार्टिसिपेट करता है, तभी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शंस देखते हैं। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए या पूछने से रोकना चाहिए। तो एज अ टीचर अगर बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आप इनकरेज करोगे तो डिस्करेज करोगे, आप प्रेरित करोगे, तो पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। और बच्चे के लिए हमेशा सकारात्मक ही आंसर होगा, कभी नकारात्मक उत्तर हम बच्चे से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नहीं को मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ठीक है, तो कंठस्थ एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन या अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो कौन सा हो जाएगा? दिन भर याद करना, कंठस्थ करना या स्मरण करना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये नेगेटिव आपकी वो थिंकिंग दे रहा है और ये सब आपका सक्रिय रूप में दे रहा है। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 1। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, आप देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, जब शिक्षक को आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रेडिबिलिटी का पूरा विश्वास है, तब विद्यार्थी क्या करता है? तब एज आप जानते हैं कि आपके ऊपर आपका जो टीचर है वो आपके ऊपर पूरा भरोसा करता है, तो आप एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो? तब आप क्या करोगे? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो आप ऑप्शंस में से देखिए, सबसे आपको सही उत्तर क्या लग रहा है? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। निश्चित हो जाते हैं, आप उसके ऊपर फिर वर्क नहीं करते हो एज अ स्टूडेंट, या आपका जो मोरल होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, या आप कोई भी आपको अफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपका टीचर आपसे आप जानता है कि आप इतने अच्छे हो, आप कुछ आपको अफेक्ट नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे की गलतियां डैश। ऑप्शन देखते हैं। पहला, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। और फोर्थ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बच्चे की गलतियां क्या करती हैं? एक सीखने का ही एक भाग है। अगर बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे? कोई भी शिक्षक, बालक या कुछ भी बिना गलती किए नहीं सीखता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। मूल्यांकन को डैश एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? केवल नंबरों के संदर्भ में कि एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए? नहीं होगा। अलग गतिविधि के रूप में आप लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। देखते हैं, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए? गलत। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए? नहीं। तो ऑप्शन 1, 3, 4 कर गया तो कौन सा बचा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हो और आप जो बच्चा समझ रहा है, सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया का मूल्यांकन क्या होना चाहिए? एक भाग होना चाहिए। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, यह अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? देखते हैं स्थिति पहले हम। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं तथा तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन देखते हैं। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो देखिए, इसमें पहली बात तो आनुवांशिकता की कहीं से बात नहीं हो रही है, तो ये दोनों आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है और संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर देखें कि पहले वो पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है और वो संवेग अपने आप को महसूस कर रहा है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, तो वो छोड़ देता है। तो इसमें क्या होगा? वो दोनों एक ही पार्ट हैं, पहले उसको रिलेट कर रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वो रिजल्ट दे रहा है ना कि मैं इसके आगे काम नहीं कर सकता हूँ। तो कौन सा हो जाएगा? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संबंधित नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देकर, या बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित करके गलत हो जाएगा आपका। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के, ये भी गलत हो जाएगा। आप पढ़िए, समस्या समाधान के लिए क्या करना चाहिए? सूचनाओं को आप लर्न कर लो, उसको कंठस्थ कर, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने, मतलब एक बार सोचने, लॉजिकल थिंकिंग करना, और दिए गए ऑप्शंस में से आप देखो कि आप किस वे में कर सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर।
वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वयं पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शंस देखते हैं। अनंत व्यक्तित्व बुद्धि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि या परंपरागत विधि। यहाँ देखिए स्वयं पहल है, यहाँ क्या लिखा है? स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, खुद के पहल है, खुद से वो मोटिवेट होकर कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड है वो उसका मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्नर सेंटर्ड मेथड। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस देखते हैं। बुद्धि अपसारी रूप से सोचने की योग्यता है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो कौन सा सही आपको लग रहा है इसमें? बहुअपसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ठीक है, एक बार देखते हैं। और बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार की अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, तो गलत हो गया। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, आनुवांशिक हेरिडिटरी है, ये गलत हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? अगर आप ऑप्शन 1 और 4 देखते हैं तो बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सटीक है ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करोगे? ऑप्शन नंबर 4। और बहुआयामी मैंने आपको बताया अभी तक इसका है हार्वर्ड गार्डनर का। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम कौन सा? ऑप्शन देखते हैं। परिवार, विद्यालय, सरकार या मीडिया। तो आप खुद ही जानते होंगे कि प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है परिवार, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों में निम्न होती है, बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? आप खुद बताइए किसका जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया सिद्धांत। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उसमें किसकी बात कही गई है? वयस्कों से भिन्न होती, गलत। बेहतर होती, ये भी गलत। मात्रात्मक रूप से आप गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। जेंडर एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है या एक आर्थिक अवधारणा है? तो जेंडर क्या है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक सामाजिक संरचना है। अब समाज के द्वारा ही आपको जेंडर के बेस पे डिफाइन किया जाता है, वरना ना एक जैविक निर्धारक है, ना मनोवैज्ञानिक सत्ता है, ना ये आर्थिक अवधारणा है। क्या हो जाएगा? एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शंस देखते हैं। व्यापक आयामों की बात कही गई है यहाँ पे, और ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं सीटेट पे। ये आपके प्रीवियस ईयर ही है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि आप समझ सको कि कैसे प्रश्न आते हैं आपके। तो अभी आपका टल गया है सीटेट का पेपर, लेकिन आप तैयारी रेगुलर बेसिस पे कीजिए, वीडियोस ज़रूर देखें। आपके यही आप रिवाइज जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहले शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं। शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्वयं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर।
बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, सकारात्मक उत्तर है। लेकिन हम पहला ऑप्शन सही लग रहा है हमें, लेकिन हम बिना 3 पढ़े हम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए आते हैं दूसरा पढ़ते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, ये तो गलत है। बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, ये भी गलत हो गया आपका। आर्थिक की बात कहीं से नहीं आएगी। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कारित एवं दंडित करना होता है, हमेशा नहीं होता है ये बात भी। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, सभी बच्चे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। छोटे व्यासकों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, या खाली स्लेटों के रूप में। तो कौन सा हो जाएगा? प्रगतिशील बच्चे को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषक के रूप में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। लेव वाइगोस्टी के अनुसार अधिगम, ऑप्शन देखते हैं। एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या एक अनुबंधित गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्टी के अनुसार अधिगम क्या है? व्यक्तिगत है? नहीं है। निष्क्रिय है? नहीं है। अनुबंधित है? नहीं है। क्या है? सामाजिक गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? ऑप्शन देखते हैं। वतुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, या विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं मैंने बताई थी? पिछले सेशन में मैंने आपको 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे की। तो इसमें पूर्व क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष की आयु। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, विचारों की अनुक्रमणीयता। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।